ये सुरम्य चोटियां और पहाड़ी बाजे और ढोल की मधुर धुन हिमालय की दो प्रमुख पहचान हैं, लेकिन उसका क्षैतिज इससे कहीं अधिक विराट और मूल्यवान है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक संडे टॉक। इस विशेष एपिसोड में एक पुस्तक के बहाने हम बात करेंगे पहाड़ के स्वभाव, उसके रंगों और उस पर छाए संकट की। इसमें आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिल सकता है, इसलिए रहिएगा आखिर तक हमारे साथ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत में जिस योद्धा बर्बरीक का वर्णन है उसका उत्तराखंड से क्या संबंध है? या फिर गंगा सर्दियों में कहां निवास करती हैं? या W.H. ओडेन और स्टीफन स्पेंडर जैसे कवियों का हिमालय से क्या साझा रिश्ता रहा है? इन सवालों के जवाब जितने रोचक हैं, उतना ही अहम यह जानना भी है कि देवभूमि कहा जाने वाला राज्य उत्तराखंड अभी घोर संकट में है, जलवायु परिवर्तन प्रभावों और इंसानी हरकतों दोनों के कारण। यहां बार बार होने वाली प्राकृतिक आपदाएं हमें न केवल चेता रही हैं, बल्कि ये भी बता रही हैं कि इस हाल के असली अपराधी कौन हैं। आप पूछेंगे कि हकीकत को समझने और जानने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? एक तरीका यह है कि इस हिमालयी राज्य में बिना कोई लक्ष्य लिए निरुद्देश्य पैदल चलना शुरू करें और पहाड़ की मिट्टी, संस्कृति और यहां की किंवदंतियों को जानें। लेखक और प्रकृति प्रेमी लोकेश ओहरी की किताब एम्बल्स अक्रॉस गॉडलैंड हमें यही करने के लिए प्रेरित करती है। उत्तराखंड सरकार के सहयोग से देहरादून स्थित पब्लिशिंग हाउस बुकवर्ल्ड द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में पूरे राज्य की 100 ऐसी जगहों या कथाओं के बारे में लिखा गया है जिनका पीछा करते हुए आप निरुद्देश्य भ्रमण के लिए जा सकते हैं और पहाड़ की संस्कृति और इतिहास के साथ यहाँ के मिथकों को भी समझ सकते हैं। ये किताब है विच टॉक्स अबाउट एम्बल्स। तो जब मैं एम्बल्स की बात करता हूँ तो मैं इसको ना तो हाइक ना तो ट्रैक, शायद सबसे पास जो इसके आता है वो पिलग्रिमेज आता है, कि तीर्थ यात्रा। और तीर्थ यात्रा सेक्रेड लैंडस्केप्स में होती थी, हमारे पूर्वज करते थे। हमने तो तीर्थ यात्रा को टूरिज़्म में बना दिया है। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई उत्तराखंड को जानना चाहता है तो वो इस पुस्तक को पढ़े, क्योंकि इसमें हिस्ट्री भी बिल्कुल एग्जैक्ट दी गई है, मॉन्यूमेंट्स की, बेस्ड ऑन मटीरियल एविडेंस। आजकल तो इतिहास भी थोड़ा फिक्शनलाइज्ड हो गया है, तो इसमें मटीरियल एविडेंस जो मंदिरों में दिखता है उसकी बात की गई है। और फिर जो पूरा लैंडस्केप है, एक सिर्फ एक स्थान को नहीं, एक मंदिर समूह को नहीं लिया, लेकिन एक पूरे लैंडस्केप को लिया है। तो अगर कोई इंक्विजिटिव ट्रैवलर है, वो जानना चाहता है कि उत्तराखंड क्या है, तो मुझे लगता है कि इस किताब को वो पढ़े तो उसकी जानकारी काफ़ी पुख्ता होगी। पहली नजर में यह किताब उत्तराखंड के धर्म स्थानों और यहां की संस्कृति या किंवदंतियों से परिचित कराती दिखती है, जिनमें वो जगहें भी शामिल हैं जिनके बारे में अमूमन सामान्य लोग नहीं जानते। फिर इसके पन्नों का करीबी अध्ययन बताता है कि देवभूमि कहा जाने वाला प्रदेश असल में हिंदू देवी देवताओं का तो बाद में है, पहले स्थानीय देवताओं का घर है। महादेव पार्वती के पति होने के साथ यहाँ के दामाद भी हैं, क्योंकि नंदा उत्तराखंड की देवी और रक्षक ही नहीं अपितु बेटी भी हैं। ओहरी कहते हैं कि पहाड़ की संस्कृति और देवी देवता प्रकृति के रक्षक हैं, और जब हिमालय को ध्वस्त किया जाता है तो लोग भले ही चुप रहें, लेकिन देवता जरूर बोलते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु का स्थान तो उत्तराखंड में है ही, लेकिन हमारे जो गांव-गांव के स्थानीय देवता हैं, जैसे कि हमारे भूमियाल हो गए, क्षेत्रपाल हो गए, जिनको मैं कहता हूँ ट्रैवलिंग डेटीज़, ये देवता और देवियाँ चलायमान हैं। लोग इनको अपने कंधों पर बिठा के बहुत दूर दूर ले जाते हैं, यात्राएं कराते हैं, और ये यात्राएं हज़ारों वर्षों से चल रही हैं। तो इन भूमियालों और क्षेत्रपालों की वजह से उत्तराखंड शायद देवभूमि है। मैं वैसे जो एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च करता हूँ उसमें भी आजकल इसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ कि जहाँ पर भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश आ रहा है सरकार की तरफ से, और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश मुझे लगता है गैर ज़रूरी है, उसकी आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे अब समाज हैं वो तो अपना दायित्व नहीं निभा पा रहे हैं, जो समाज हैं वो तो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी देवता कुछ ना कुछ आवाज़ ज़रूर उठा रहे हैं। ये जो एक तरह का नीडलेस डेवलपमेंट हमारे प्रदेश में हो रहा है,
आप सिलक्यारा टनल की बात करें तो वहाँ भी बाबा भौकनाग ने ही एक तरह से प्रोटेस्ट किया, एक तरह से अपनी आवाज़ उठाई। या धारी देवी का आप उदाहरण लें, आपने तो केदारनाथ पे पुस्तक लिखी है, तो आपको पता ही है कि धारी देवी का पूरा प्रकरण क्या था। तो ये स्थानीय देवी देवता अभी भी कुछ किसी तरह से जो लोग हैं उनको आपस में जोड़ रहे हैं और उनको एक तरह से एक चेतावनी दे रहे हैं। प्रकृति और संस्कृति की विविधता ऐसी कि जिनका चित्रण खलनायक के रूप में होता रहा, उनकी भी यहाँ पूजा होती है और वो एक समुदाय के हीरो हैं। महाभारत के एंटी हीरोज़ जैसे राजा कर्ण का मंदिर है या दुर्योधन का भी मंदिर है। अब क्योंकि जो संस्कृताइजेशन का प्रोसेस है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो लोग मानने को तैयार नहीं होते कि ये वाकई में राजा दुर्योधन है। लेकिन जब मैं 1970s में उस मंदिर में गया था तो वहाँ एक इंस्क्रिप्शन था दुर्योधन के नाम से, और लोग बिल्कुल साफ तौर से कहते थे कि भाई हमारा राजा दुर्योधन था, हम उसके साथ लड़े, वो हार गया तो क्या हुआ हमारी वो जो आस्था है वो ख़त्म थोड़ी हो जाएगी उनके साथ। तो वहाँ पे संस्कृति ही ऐसी है कि नदी के इस पार के लोग और उस पार के लोग अपने आप को शाठी और पाशी में विभाजित करते हैं। तो शाठी मतलब 60 कौरव, वहाँ पे यही माना जाता है कि कौरव 60 थे और पाशी जो हैं वो पांडव हैं। तो शाठी पाशी का द्वंद्व चलता रहता है, ख़ास तौर से चारागाहों को लेकर, कि जो चारागाह की भूमि है कि किसके भेड़ कहाँ पे चर सकते हैं। ये एक एग्रो पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है। तो ये इस तरह की जो डाइवर्सिटी है यही भारत को भारत बनाती है। आगे बढ़ने से पहले शुक्रिया आप सभी लोगों का जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। जिन लोगों ने सदस्यता ली उनका विशेष आभार। आपकी मेंबरशिप हमें आगे बढ़ने का भरोसा देती है। इको लर्नर और इको वॉरियर श्रेणी के सदस्यों के नाम यहां आभार सहित दिए जा रहे हैं। आज मूल सुविधाओं के अभाव में जहां गांव खाली हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अनियोजित टूरिज्म के कारण पहाड़ में बेनतहा भीड़, कचरे का ढेर और वाहनों का शोर हो गया है। नियमों को ताक में रखकर खड़े किए जा रहे बहुमंजिला होटलों और चौड़ी सड़कों के लिए तोड़फोड़ ने यहां के संवेदनशील इकोसिस्टम को खोखला कर दिया है। जनता को जिस तरह के विकास की आवश्यकता है और सरकार जिस तरह का विकास उनको दे रही है, वो बिल्कुल विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। तो पहले तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और हमारी जो सरकारें हैं वो स्थानीय लोगों से बातचीत करें कि उनकी समस्याएं क्या हैं। लोगों को लिंक रोड चाहिए अपने गांव तक। मैं सड़कों के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन उनको लिंक रोड चाहिए कि कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल तक आए, बच्चे स्कूल ठीक से जा पाएँ, लेपर्ड्स का डर ना हो रास्ते में, हाँ, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो। लेकिन हम क्या बना रहे हैं, हम एक एक्सप्रेस वे पे ही पूरा ध्यान दिए जा रहे हैं। और उसके बाद जिस तरह से हम जो 4 धाम यात्रा है इसको भी कमोडिफाई कर रहे हैं, इसको एक कमोडिटी बना रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी ये समस्या और विकराल रूप ले रही है। तो हमारे जनप्रतिनिधि अभी मतलब आसानी से जीत हासिल कर लेते हैं चुनाव में, इसलिए शायद जनता और देवताओं की बात उतना सुन नहीं रहे। तो मुझे लगता है सबको साथ मिल के बैठना चाहिए, जो जनता की आवश्यकता है उनको समझना चाहिए और उसके अनुरूप विकास की एक धारा को सुनिश्चित करना चाहिए। अभी वो नहीं हो पा रहा है, अभी दोनों विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। दरकता पहाड़ और धंसती जमीन अक्सर अनदेखी रह जाती है। पहाड़ के स्वभाव से मेल खाता सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल ना हो तो सरकार की कमाई कुछ ही लोगों के लिए समृद्धि ला सकती है। ऐसे में लोकेश ओहरी की किताब एम्बल्स अक्रॉस गॉडलैंड हमें दुर्लभ लैंडस्केप और पहाड़ से परिचित कराती है और वो गहराई देती है जो इस हिमालयी क्षेत्र का सम्मान करना सिखाए। जैसे एक हरियाली देवी का मैंने एक कहानी लिखी है कि हरियाली को ही देवी मान लिया गया है, और पूरी जो यात्रा है हरियाली देवी की उसमें ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे कोड्स हैं कि आप जब जंगल से चल रहे हैं तो ज़ोर से आवाज़ नहीं करेंगे, इस स्थान पर ढोल नहीं बजेगा, इस स्थान पे कोई पत्ते नहीं तोड़े जाएंगे, अगर आपको कोई सांप दिख जाए तो आप वापस जाइए, नदी में स्नान करिए, फिर यात्रा आरंभ करिए। तो ऐसे कई कोड्स हैं जो कि धर्म को प्रकृति से ऐसे जोड़ देते हैं
कि फिर दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। दोस्तों, इको एंड एनर्जी टॉक में हम आपके हर एक सेकंड की अहमियत समझते हैं, इसलिए आपके लिए हर एपिसोड में पूरी सावधानी और परिश्रम के साथ रोचक और तथ्यात्मक जानकारी लाते हैं। अगर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो इसकी रीच बढ़ेगी। इस वीडियो पर कमेंट कर अपनी राय देना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज्वाइन कर इसके मेंबर भी जरूर बने। होम पेज पर ज्वाइन का बटन दबाकर आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। आपका छोटा सा निवेश हमें और आपको एक महत्वपूर्ण मिशन पूरा करने में मदद करेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।